आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का टॉपिक है उसमें पहला पाठ है या पाठ 8वां पाठ कहा गया। उसमें जल संसाधन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। इसमें भी जल संसाधन में जो जल प्रबंधन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्यान से आपको सुनना है। पृथ्वी पर जल प्रकृति की अनुपम देन है। तो जल जो है प्रकृति की देन है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। जो अपनी पृथ्वी है उसके 71% में जल और 29% में स्थल भाग है। ये जल का प्रतिशत है, लेकिन इस जल का 99% भाग महासागर में खारे पानी के रूप में चला जाता है। अब इसका जो ये जल है इसका 97% भाग ये है खारा पानी है जो समुद्र में चला जाता है। शेष बचा कितना? 3% भाग जो हमारे उपयोग में काम आता है। मात्र 3% जल उपयोगी है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर 71% भाग जल है, 29% स्थल है। लेकिन इस 71% जल का जो 97% जल है वो पीने योग्य नहीं है, ये उपयोगी नहीं है, समुद्र में खारे पानी के रूप में है। शेष इसका 3% जल उपयोगी है। इस जल का भी जो 3% है, इस जल का भी केवल 69% भाग बर्फ के रूप में है। इसका 69% भाग बर्फ में जमा हुआ है। और इसके अलावा जो इसका 31% भाग है भूमिगत जल के रूप में रहता है। 31% भाग भूमिगत जल के रूप में इसमें रहता है। अब देख लीजिए आप, इसका 30% भाग भूमिगत जल के रूप में है। 1% भाग जल का उपयोग हम मानव पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं। शेष बचा केवल 1% भाग इसका ये मानव उपयोगी जल है जो हम सिंचाई के रूप में, आर्थिक विकास के रूप में करते हैं। इस प्रकार से तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का समुचित प्रबंधन एवं जल संरक्षण करना आवश्यक है। तो ये आप थोड़ा मैंने आपको सारांश में समझाया। भूमि पर केवल 71% जल है, 29% जल स्थल रूप में है। इस जल का 70% भाग खारा जल है, 3% जल उपयोगी है। इसका भी जो 3% है इसका भी 69% भाग बर्फ के रूप में या हिमनद में जमा हुआ है। 30% भूमि के अंदर जल है और जो बचता 1% मानव उपयोग जल है
जो हमारे पेयजल के रूप में काम आता है, सिंचाई के रूप में काम आता है, या फिर अन्य आर्थिक क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है। तो और वर्तमान में हमारे देश की विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का समुचित प्रबंधन करना, जल का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। लेकिन आने वाले समय में जल की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो ये हम आपको सारांश रूप में समझाया। अब है जल प्रबंधन। देखिए, अब है जल प्रबंधन। व्यर्थ जल के सदुपयोग एवं अकाल व सूखे से निपटने के लिए उचित जल प्रबंधन आवश्यक है। व्यर्थ जल का सदुपयोग करने के लिए, अकाल का सामना करने के लिए, सूखे से निपटने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इस हेतु देश में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस हेतु देश में अनेक बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन परियोजनाओं का जो संचालन है, इनको केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा या उनके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, व्यर्थ जल के सदुपयोग करने के लिए, अकाल की समस्या से बचने के लिए, सूखे की समस्या का सामना करने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इस हेतु हमारे देश में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से मतलब है बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अर्थात ऐसी योजनाएं या ऐसी जल परियोजनाएं जिनसे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, उन्हें बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं कहते हैं। जैसे उससे हम सिंचाई कर लेते हैं, मछली पालन में उसके द्वारा हो जाता है, और जल विद्युत का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जो एक ही परियोजना के द्वारा हम उनसे तीन लाभ ले रहे हैं। सिंचाई के लिए नहर निकाल रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उन्हें हम बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं कहते हैं। और इन परियोजनाओं का संचालन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया जल प्रबंधन का अर्थ और उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। अब आता है उनके लाभ कि जल प्रबंधन से क्या लाभ है। तो जल प्रबंधन से क्या लाभ है, अब देखिए। जल प्रबंधन हम क्यों करते, इससे क्या लाभ है। तो इससे वर्षा काल में जो व्यर्थ जल बह जाता है, अर्थात जल प्रबंधन के द्वारा जो वर्षा के समय में वर्षा का जल व्यर्थ बह जाता है, उसका सदुपयोग करने के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो वर्षा जल का सदुपयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, इससे इसका फायदा होता है। ठीक है। अब उसके अलावा दूसरा जो लाभ है वह है बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग की पूर्ति में मदद मिलती है। दूसरा लाभ
बढ़ती जनसंख्या में जल मार्ग की पूर्ति में जल प्रबंधन द्वारा उसमें मदद मिलती है, जल की बचत होती है, तो बढ़ती जनसंख्या की जो जल की समस्या है वो हल की जा सकती है। तीसरी जो लाभ इससे वह है कि इससे मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे एवं अकाल से निपटने में मदद मिलेगी। अर्थात तीसरा लाभ वर्षा की अनिश्चितता व तथा सूखे व अकाल से निपटने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से जल प्रबंधन के 3 लाभ है। वर्षा के जल का सदुपयोग हम कर सकेंगे, जलमान की पूर्ति में मदद मिलेगी, वर्षा की अनिश्चितता अनियमितता तथा सूखे व अकाल से निपटने में मदद मिल पाएगी। तो ये जल प्रबंधन के हो गए लाभ। अब है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल परियोजनाओं से हमें क्या लाभ है। तो देखिए, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के भी बहुत सारे लाभ हैं। बाढ़ और सूखे की समस्या का हल इससे हो जाता है, बिजली की पूर्ति इससे होती है, अर्थात बड़ी बड़ी जल परियोजना बनाकर उसे बिजली उत्पन्न की जाती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि होती है, सिंचाई में ये बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं काम में आती हैं। इनसे अनेक प्रकार की नहरें निकाली जाती हैं जो सिंचाई के काम में आती है। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के द्वारा मछली पालन किया जाता है, जिससे हमारे देश की खाद्य समस्या हल होती है। पर्यावरण संरक्षण में भी इसका सहयोग मिलता है। तो इसलिए इस प्रकार से बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से भी हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछ लेते हैं कि बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के कोई 4 उद्देश्य बताइए, कोई 4 लाभ लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, बाढ़ व सूखे की समस्या का समाधान इनसे होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई करने में मदद मिलती है, मछली पालन किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण होता है और इनके द्वारा बेरोजगार की समस्या भी हल होती है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। नौकायान पर्यटन के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, इनका संचालन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं? और एक राज्य सरकार द्वारा। इनका संचालन किया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा जैसे चंबल परियोजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ होता है। ये ये राज्य सरकार की योजना है। इसमें आएगा भाखड़ा नांगल,
भाखड़ामल योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। रिहंड, दामोदर, रिहंद परियोजना, दामोदर जल परियोजना, हीराकुंड, कोसी, कोसी परियोजनाएं, ये केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं। भाखड़ामल, रिहंद, हीराकुंड, कोसी, टहरी बांध योजना है कि नहीं, ये सब केंद्र से राज्य सरकार का आता है। फिर चंबल परियोजना, चंबल जल परियोजना है। माही जल परियोजना, तो ये जैसे चंबल परियोजना ये राजस्थान की है, पंजाब हरियाणा की, ऐसे सरोवर परियोजना है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की परियोजना है। माही परियोजना गुजरात राजस्थान की है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है कि नहीं? इस प्रकार से ये योजना हमने दो भागों में बांटा है। अब आती हैं प्रमुख परियोजनाएं, जो है उसका अध्ययन हम करेंगे, उनका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज हमने कितना पढ़ा, तो जल प्रबंधन किसे कहते हैं, इनका क्या लाभ है, कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनका संचालन कौन करता है, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से के क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। शेष अध्ययन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।